नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की जेलों में लगातार प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। होली से पहले जेलों में प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। छपरा मंडल कारा में एसडीओ डीएसपी की अगुवाई में ये कार्रवाई की जा रही है। शिवहर मंडल कारा में अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, ये जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं किशनगंज मंडल कारा में भी अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। गोपालगंज में चनावे जेल में प्रशासन की छापेमारी इस वक्त जारी है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद जो है प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। 18 दिनों में जेलों में दूसरी बार ये राज्यव्यापी छापेमारी है और इससे पहले 24 फरवरी को भी छापेमारी हुई थी, जिसमें कई जेलों से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया था। और एक बार फिर से बिहार के कई जेलों में इस वक्त प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर अपराधियों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पहले से आदेश प्राप्त हुआ था, डीएम एसपी साहब का आदेश हुआ कि इसमें छापेमारी करना है एसडीपीओ और एसडीओ को संयुक्त रूप से। तो छापेमारी की गई है, जिसमें एक मोबाइल बरामद हुआ है, कुछ 40 ग्राम 50 ग्राम के आसपास गांजा बरामद हुआ है, कोई चुनैती है, एक सीजर है। और ये सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। विभाग से प्राप्त, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन प्राप्त होता है, डीएम एसपी साहब का डायरेक्शन प्राप्त होता है। तो बिल्कुल देखिए, होली से पहले प्रशासन की जो चुस्ती दुरुस्ती है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। 18 दिनों में जेलों में दूसरी बार ये राज्यव्यापी छापेमारी की जा रही है। बिहार की जेलों में प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। होली से पहले ये कवायद इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त करने की काफी जरूरत है। 18 दिनों में ये दूसरी बार ये छापेमारी है। इसके पहले 24 फरवरी को छापेमारी हुई थी। आपको बताते चले कि गोपालगंज में चनावे जेल में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। वहीं देखिए, किशनगंज मंडल कारा में अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, जो इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा शिवहर मंडल कारा में भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। एसडीओ और डीएसपी की अगुवाई में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इससे जेलों में जो अपराधी बंद हैं या फिर जो बाहर से संपर्क करते हैं अपराधियों को, उनमें इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। 18 दिनों में ये जेलों में दूसरी बार राज्यव्यापी छापेमारी की जा रही है। तो किशनगंज मंडल कारा में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। गोपालगंज में चनावे जेल में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। 18 दिनों में दूसरी बार राज्यव्यापी छापेमारी की जा रही है और एसडीओ और डीएसपीओ के नेतृत्व में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार की जेलों में प्रशासन की ओर से छापेमारी की कार्रवाई अभी होती हुई। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, इससे पहले भी 18 दिनों में जेलों में ये दूसरी बार राज्यव्यापी छापेमारी है, तो क्या कुछ इस वक्त छापेमारी में निकलकर सामने आया है? चूंकि हमने 2 जेल का जो डेटा दिया उसमें कोई आपत्तिजनक सामान इस वक्त नहीं मिला है। देखिए, इसके पहले भी तकरीबन 18 रोज पहले गृह विभाग के निर्देश पर कारा विभाग ने सभी जेलों में एक साथ छापेमारी करवाई थी और मैक्सिमम जो जेल थे उनको टेक ओवर किया गया था और कुछ एक जगहों पर कुछ आपत्तिजनक सामान मिले भी गए थे और उसके बाद सो कॉज नोटिस जारी की गई थी उस जेल के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ। चूंकि होली का त्यौहार नजदीक है और देखिए, पहले यह परंपरा थी कि जो जेलों में छापेमारी होती थी तो स्थानीय प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता था, डीएम और एसपी वो छापेमारी करते थे। लेकिन बाद में एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और गृह विभाग ने इसको कंट्रोल में लिया और बिहार पुलिस मुख्यालय के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ सभी जेलों में समय समय पर छापेमारी का फैसला लिया गया। मकसद यही है, चूंकि जेलों के अंदर से तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी कि जेलों के अंदर से आपराधिक घटनाएं जो है वो संचालित की जाती हैं, लिहाजा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई और समय समय पर छापेमारी का फैसला लिया गया। तो आज की भी जो यह छापेमारी है, जेल विभाग के जो सूत्र हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि ये बहुत अलग से कोई विशेष मामला नहीं है, रूटीन छापेमारी जो है, चूंकि होली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में जेल प्रशासन को आशंका है कि जेलों के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लिहाजा इसी मकसद से
जो मैक्सिमम जेल है उनमें अभी छापेमारी चल रही है। और देखना होगा जब अभी 2 जेलों की बात सामने आएगी, जब मैक्सिमम जो जेल है वहाँ छापेमारी जब खत्म होगी तो क्या कुछ हासिल होता है। इसके पहले भी देखिए जो आज कुछ नहीं मिला है, ये लगातार चल रही दबिश का ही परिणाम है कि जेलों के अंदर अब जो सामान है, जो आपत्तिजनक सामान है, वो बहुत कम मिलते। नहीं तो पहले तो बराबर इस तरह की खबरें आती थी कि जेल के अंदर ये चीज़ मिल गया, जो आपत्तिजनक चीज़ें वो आ गई, चारदीवारी से फेंक दी गई। लेकिन जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाई सरकार ने और गृह विभाग ने, उसके बाद से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने देखने को मिल रहे हैं। और कई जो जेल हैं, अब जेलों के अंदर भी जो जेल प्रशासन है वो अपनी तरफ से छापेमारी करता है। पटना के बेउर जेल की ही बात कर लें तो लगातार जेल के अंदर जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1-2 दिनों के अंतराल पर छापेमारी करता है। इंटरनल जो उनका सोर्सेस है उस बेसिस पे ये छापेमारी होती है। तो जेलों की व्यवस्था पहले से पुख्ता हुई है, हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और अगर इसी तरीके से लगातार कार्रवाई होती रहेगी तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जेलों के अंदर से जो आपराधिक घटनाएं संचालित हो रही हैं उन पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। जी बिल्कुल संजय, देखिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो कवायद है वो सरकार की ओर से साफ तौर पर दिखती है, प्रशासन की ओर से भी दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई बार मामले सामने आते हैं कि जेल से जो आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने आती है। अब लगता है उस पर अंकुश लगने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। पिछले 18 दिन पहले जब जेल में छापेमारी हुई थी और कुछ एक जगहों पर जब आपत्तिजनक सामान मिले भी थे तो उनको काफी गंभीरता से लिया था जेल आईजी ने। उसके बाद ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और जो प्रिजनर्स थे उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया गया रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन है उसमें, और जो अधिकारी हैं उनसे शोकॉज किया गया। और इसके पहले भी जब जेलों के अंदर में आपत्तिजनक सामान मिले हैं तो अधिकारियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। तो ऐसे में जेल प्रशासन अपने लेवल पर भी काफी सख्त रहा है और इसी का परिणाम है कि आज जेलों में बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते आगे, गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक तरफ परिवार मुखिया पर अंगूठे का निशान लेकर जबरदस्ती बयान देने की बात कही जा रही है, तो वहीं अब मृतक के परिजनों को धमकी भी लगातार दी जा रही है, जिसमें शराब पर बयान देने पर जेल भेजने की धमकी प्रशासन की ओर से दी जा रही है। मृतक जय किशोर की बहन का वीडियो सामने आया है जिसमें वो धमकी देने की बात कबूल कर रही हैं। उतार कौन भाई हमें तो हमको मासिल भाई हमें तू के हो तो हमको छोट भाई तो बोलता रहे कि कहाँ दारू बेचला पता बा, तो हमको नहीं कि हमारा ये काम बा कि हम दारू के देखा था नहीं रवा लोग के कानून के रक्षक है, रवा लोग के काम देखल कहाँ बिकाता कहाँ का होता कौन चीज ड्यूटी करता है रवा लोग देखी। तो बोलता कि ढेर साइकोलॉजी पढ़ ले बारू, हम साइकोलॉजी पढ़ ले बारी कि ढेर बोल लो तो अंदर कह दे, तो हमको तो ले चली कहाँ ले चले को अंदर कोनो डर बात ले चली जहाँ ले चले को तहाँ ले चली, तो चुपचाप मुंह बंद कर रहा लोग सब जना। वहीं गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी विधायक का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से शराब की बिक्री हो रही है। ये तो तय है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है और सरकार इसमें विफल है। सरकार का ड्रोन पता ना ड्रोन कहाँ चला गया, हेलीकॉप्टर से शराब खो रही है, मास्टर लोगों को लगा दी, लेकिन शराब इस चीज़ पे अंकुश अभी तक नहीं लगा पाई है कि शराब आ कहाँ से रही है। शराबबंदी है तो ये कहाँ से घटना घट रही है, कहाँ शराबबंदी है, कहाँ नहीं मिल रहा है शराब। सरकार को मोनोपोली गलत है, कभी हेलीकॉप्टर से शराब खुजवा रही है, कभी ड्रोन से खुजवा रही है, फिर भी लोग मर रहे हैं शराब में। कहीं ना कहीं उनकी प्रशासन की मिली भगत से हो रही है, प्रशासन मिला हुआ है इसीलिए शराब निकला। वहीं होली से पहले गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में आ गई है और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। शराब माफिया को पकड़ने के लिए ड्रोन की भी यहां पर मदद ली जा रही है। तो मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। 5 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इसलिए क्योंकि संदिग्ध हालत में 5 लोगों की मौत हो जाती है। जो परिजन हैं वो शराब से मौत की आशंका जाहिर करते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इस दावे को खारिज करते हुए नजर आ रही है। सूबे में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब तस्करी का खेल लगातार जारी है। ताज़ा मामला गोपालगंज के बैकुंठपुर का है, जहां पर शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है।
वहीं परिवार के जो लोग हैं वो चीख चीख कर लोगों को बता रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस घटना के बाद एंटी लिकर की टीम गांव में भेजी गई है, ड्रोन से सर्वे कराई जा रही है और इलाके में छापेमारी तेज कर दी गई है। अब देखना होगा इतनी मौतों के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर शराब के अड्डों पर प्रशासन ने दबिश दी है। दर्जनों शराब की भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर, जहां पर शराब के अड्डों पर प्रशासन की ओर से दबिश दी गई है। भारी मात्रा में यहां पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। सिरसिया के गरभुआ में ये कार्रवाई की गई है। दर्जनों भट्टियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हजारों लीटर शराब को यहां पर नष्ट किया गया है। और बगहा के रामनगर में आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए। रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत के काला कुबिया गांव में अचानक एक घर में आग लगी और देखते ही देखने 6 घर उसकी चपेट में आ गए। मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। सीएम नीतीश कुमार आज दूसरे दिन बाढ़ पहुंचेंगे, जहां वे बेलछी और अथमल गोला में अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम सुबह 11:30 बजे बेलछी जाएंगे। बाढ़ में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दूसरे दिन बाढ़ के बेलछी, बाढ़ और अथमल गोला का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार अपने पुराने सहयोगी और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के सवेरा सिनेमा हॉल के परिसर में, जहां आज मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। यानी समता पार्टी के समय से जो सहयोगी रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के लगातार दूसरे दिन आगमन को लेकर कैसा लग रहा है और वो अपना क्या मांग रखेंगे मुख्यमंत्री से। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। आज फिर मुख्यमंत्री दूसरे दिन आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और उनका बाढ़ जो है वो कर्मभूमि रहा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो पुराने रूप में आ रहे हैं और हम लोग बाढ़ के जो समस्याएं हैं उनसे उनको लिखित रूप से अवगत करवाएंगे और चाहेंगे कि हमारा बाढ़ जैसे मुख्यमंत्री जी चलाए थे पहले सांसद रह के, वैसे हमारे बाढ़ पे ध्यान देके जिला को भी बना दें। जिला को भी बना दें। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री दूसरे दिन भी आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। वो आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मुख्य रूप से मिलने के लिए आ रहे हैं। यानी कि लगातार दूसरा दिन मुख्यमंत्री बाढ़ आगमन के लिए 11:30 बजे उनका समय निर्धारित किया गया है और बाढ़ के सवेरा प्रांगण में 1 बजे निर्धारित समय किया गया है। मुख्यमंत्री आएंगे और समता पार्टी के समय के लोगों से मिलकर क्या कहते हैं वो सुनने की बात होगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बोछा में 12 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होगा, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। नामांकन की अंतिम तारीख 24 मार्च होगी। 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि नामांकन वापसी की तारीख 28 मार्च रखी गई है। बोछा से मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से ये सीट खाली है। पिछले साल 24 नवंबर को बीमारी की वजह से मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही इस एक सीट को लेकर एनडीए में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बोछा में उपचुनाव क्यों हो रहा है। वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के निधन से ये सीट खाली हुई। 24 नवंबर 2021 को बीमारी से मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था। मुसाफिर पासवान ने आरजेडी के रमई राम को हराया था और उनके निधन के बाद ये सीट तब से खाली है। बोछा पर सियासत तेज है। वीआईपी के मुकेश सहनी से बीजेपी के रिश्ते इस वक्त खराब चल रहे हैं। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार भी इस दौरान किया था और बीजेपी के जो तमाम नेता है वो मुकेश
सैनी के इस बर्ताव से बेहद नाराज हैं। बोछा में बीजेपी भी अपने उम्मीदवार जो है वो उतार सकती है। और अब बात एक स्कूल की बदहाली की। हम बात कर रहे हैं मुंगेर के तारापुर अनुमंडल मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक स्कूल की। धोबई पंचायत के अनुसूचित जाति टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्कूल के लिए जमीन भी आवंटित है, लेकिन छात्र जर्जर सामुदायिक भवन में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। इस स्कूल में 108 छात्र नामांकित हैं। ये छात्र डर के साए में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सामुदायिक भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने 10 साल पहले विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण नहीं करवाया गया है। सामुदायिक भवन में चल रहे स्कूल में शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। एक ही जगह पर 5-5 कक्षाओं के बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है। मिड डे मील बनाने के लिए रसोइयों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और इस स्कूल की दुर्दशा पर देखिए, एसडीओ तारापुर ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि वो इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे और समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जो तारापुर और वहाँ के प्रधानाचार्य ने ये बताया कि 2012 में 4 डिसमिल जमीन का एनओसी बगल में ही एक ज़मीन है उसका मिला था, लेकिन सीओ का ये कहना है कि कोई आदमी उसको दान देने की भी बात कर रहे हैं कोई और ज़मीन का। परंतु अभी फ़िलहाल जो मेरे पास ज़मीन उपलब्ध है उसी के आधार पर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में किसान मेला चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले किसान मेले का उद्घाटन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ICAR के डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस बार के किसान मेला की थीम कृषि अपशिष्ट के मुद्रीकरण के जरिए उद्यमिता का विकास है, यानी फसल के अवशेष का इस्तेमाल आप पैसे कमाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ वो सभी बातें बताई गई हैं। किसान मेले में लगभग 200 स्टॉल बनाए गए हैं, जिनमें 65 स्टॉल खुद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस किसान मेले में 10,000 से ज्यादा किसानों के आने की संभावना जो है वो जाहिर की जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए ठहरने और खाने की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। इस किसान मेले को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भारत सरकार की ओर से रीजनल मेला का दर्जा दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद